हे गाइस, अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एग्ज़ाम पेपर्स के बारे में जो 7 अप्रैल का है। एज इट इज़ कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो जैसे कि एक नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है कि वीटो का क्या तात्पर्य है। तो मैं बता दूँ यहाँ पर वीटो क्या चीज़ है। तो ये वीटो मतलब कि निषेधाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार बन जाती है, उसी को वीटो कहा जाता है। ओके, तो वीटो क्या चीज़ है, यानी कि अब निषेधाधिकार जो है, इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति, अगर एक सदस्य ने भी बोला कि ये चीज़ गलत है तो वो प्रस्ताव जो है पूरी तरह से खारिज की जाएगी। ठीक है। आगे है यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे, यानी कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खोला गया था। तो ये 1730 के दशक में खोला गया था। आपको ये चीज़ याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और हम जानते हैं एग्ज़ाम में मॉडल से 90% क्वेश्चन जो है बिल्कुल मैच होते जाता है। ठीक है। सेकेंड टर्म एग्ज़ाम का तो बिल्कुल इसी से मैच होते जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा के दो दो स्रोत लिखें। तो सबसे पहले देखेंगे परंपरागत ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है वो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो हमें दो दो बोला है, अब यहाँ पे 3 भी दे सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसका गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा उसको बोलेंगे जो शीघ्र ही नवीकरण हो जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा है। शीघ्र ही नवीकरण का मतलब तुरंत ये चीज़ें बन जाती है, जैसे सूर्य के प्रकाश आज खत्म फिर से कल सुबह आ जाएगी। उसी तरह कोयला तो लाखों करोड़ साल जो है लग जाता है उसको दोबारा से निर्मित होने में, तो इसीलिए इसको परंपरागत ऊर्जा के कैटेगरीज में रखा गया है। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर 4 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्य अवस्था क्या था। ठीक है। तो ये जो भारतीय कम्युनिस्ट की जो पार्टी थी, ये 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता और समानता और सामाजिक न्याय और संघवाद की आस्था थी। यहाँ पर लोकतंत्र की दो विशेषताएं जो है वो क्या है, पहला है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। जो भी अंतिम रूप से फैसला होगा वो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। इसका नेक्स्ट है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के जीत हार के मतलब कि समान अवसर भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, यहाँ पर बोला मुद्रा के प्रयोग के 2 तरीके या ढंग बताए, यानी 2 तरीके हमें बताए मुद्रा का क्या प्रयोग है। तो पहला है कि मुद्रा से तो आपका एग्जाम आना ही आना है, ये तो स्टार बना लीजिए क्योंकि ये VVI ही है। ठीक है, मुद्रा से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला है कि मुद्रा का प्रयोग अनेक प्रकार की चीज़ें खरीदने और बेचने में किया जाता है। ठीक है, ये मॉडल में बहुत बार रिपीट हुआ है। और नेक्स्ट है मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में भी किया जा सकता है, जैसे कि डॉक्टर की सलाह लेने में, वकील से परामर्श लेने में आदि मुद्रा का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 2 कार्य लिखें। तो इनके क्या क्या 2 कार्य हैं। पहला कार्य है विश्व व्यापार संगठन के व्यापार समझौतों को कार्यान्वित करना या फिर देशों के बीच व्यापार संबंधित बातचीत के मंच के रूप में कार्य करना, यही है WTO का कार्य। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर बोला है कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, तो यहाँ पर हमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। पहला है, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था की व्यवस्था भी यानी कि कहा जाता है, क्यों, या अथवा में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है क्योंकि पहला रीजन तो यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की
विखंडित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से 1940 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। यही था पहला कारण। और दूसरा था इनका, युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के दौरान सदस्यों के यानी कि सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसे सामान्य रूप से विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसका तीसरा है, इस प्रकार ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के माध्यम से युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन मदद करता है, कैसे? यानी कि नई उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन कैसे हमारी मदद करती है या दूसरों को भी। तो यहाँ पर देखिए, नई उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापन का है। यानी विज्ञापन के सहारे आज जो है हर चीज़ जो है सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है। ठीक है। जब नई चीज़ें बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी तो करना पड़ता है और लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उत्पाद की ज़रूरत है। जैसे कि हम जानते हैं विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को ज़रूरी और वांछनीय बना लेते हैं। वे लोग की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा भी करती हैं। और आज हम ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों में, पत्रिकाओं में, होर्डिंग्स में, दीवारों पर, टेलीविज़न के पर्दे पर, सब जगह जो है विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत से ही विज्ञापन ने विभिन्न उत्पादों में बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचाने में अहम भूमिका निभाई है। तो आप जानते होंगे जैसे विज्ञापन यानी कि जो आप मूवी देखते हैं या फिर कोई भी चीज़ें देखते हैं तो आपके फ़ोन पर एड्स आ जाते हैं, इसी को विज्ञापन कहा जाता है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह का भी पता चल जाती थी। लेबल की चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। और दूसरी चीज़, जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों पर मेड या मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता है तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर भी नहीं रहता था। तो इस तरह से यानी इस प्रकार स्पष्ट है कि विज्ञापन नई उपभोक्ता पैदा करने में सबसे अहम भूमिका जो है काफ़ी मदद करती है, अहम भूमिका निभाती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 10 नंबर, इसमें बोला है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाएं। तो यहाँ पर कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा निम्न उपाय किए गए हैं। तो पहला उपाय है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। पहला क्या है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जैसे कि किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक बहुत बड़ी अभिशाप था, इसीलिए सरकार ने इस भ्रष्ट जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भूमिहीन काश्तकारों को जमीन के मालिकाना अधिकार दे दिए गए हैं। जमीन के न्याय संगत और समान वितरण को निश्चित बनाने के लिए जोत की अधिकतम सीमा भी निश्चित की गई है जो काश्तकार अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट है इसका खेतों की चकबंदी। तो इससे पहले अधिकतर किसानों के पास छोटे छोटे और बिखरे हुए खेत होते थे। ऐसे भूमि की जोत प्रायः आर्थिक रूप से अलाभकारी सिद्ध होती थी। अब इसीलिए सरकार ने अत्यधिक सोच विचार द्वारा इस प्रकार के छोटे और बिखरे हुए खेतों की चकबंदी की और किसानों को कई प्रकार की अनावश्यक परेशानियों से भी बचाया। और नेक्स्ट है इसका
सिंचाई परियोजना का निर्माण। किसान को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई बड़ी सिंचाई परियोजना की शुरू की। खाद और उर्वरक का प्रयोग कर प्रोत्साहन करना, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका जो है सरकार किसानों के लिए निभाती है। पहला है कि सरकार ने कई कारखाने खाद और उर्वरक के निर्माण के लिए खोले ताकि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा दिया जा सकता है। और इसका लास्ट यानी 5 नंबर है, इसमें खेत में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना। यानी कि खेती, विशेषकर गेहूं की खेती में आधुनिक उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर या हार्वेस्टर, थ्रेसरों आदि के प्रयोग से भी खेती उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि जो हुई है देखने को मिल रहा है अभी। ठीक है। और इन आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से न केवल समय की ही बचत हुई है, वरना इसमें कह सकते हैं चोरी चकरी, आग आदि लगाने तथा वर्षा के फसल के खराब होने की संभावनाएं भी पूरी तरह से कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 11 नंबर, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला चुनौती है कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, यानी कि राजनीतिक दलों में प्राय आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इसका अभिप्राय यह है कि दल की संपूर्ण शक्ति उसके शीर्ष नेताओं के हाथ में सिमट जाती है और शीर्ष नेताओं द्वारा सामान्य कार्यकर्ताओं को अंधेरे में रखा जाता है तथा पार्टी के नाम पर सारे फैसले वे खुद ही कर लेते थे और उनसे असहमति रखने वाले व्यक्ति के पास पार्टी छोड़ने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग दिखाई ही नहीं देते थे। तो इस सिद्धांत के स्थान पर नेता ही महत्वपूर्ण हो जाते थे। नेक्स्ट, वंशवाद की चुनौती। तो यहाँ पर अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति भी होती है, जिसके परिणामस्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने के अवसर खत्म हो जाते हैं। ठीक है। दूसरे इससे अनुभवहीन तथा बिना जानदार वाले लोग शीर्ष पद पर पहुंच जाते हैं। और इसका तीसरा है पैसा और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव। तो राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, अतः इसके लिए वे पैसे और बाहुबल का प्रयोग नहीं हिचकिचाते हैं। इसे पार्टी पर अमीर लोगों तथा अपराधी तत्वों का प्रभाव बढ़ाने लगता है तथा पार्टी के सिद्धांत पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक बहुत बड़ी चुनौतियाँ है। आजकल बहुत ज़्यादा ये सब देखने को मिलता है, कॉमन हो गया है, एकदम से लगता है। जाति एवं संप्रदाय की वरीयता। कई दलों के किसी खास जाति या संप्रदाय का प्रभुत्व अपने सिद्धांतों को व्यापक जनाधार तक ले जाने के लिए राजनीतिक दल इन तत्वों से छुटकारा पाने की चाह कर भी असमर्थ हो जाते हैं इस तरह। ठीक है। इसका 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आय की असमानता को कम नहीं कर सकता। इस कथन का तर्क दे, यानी इस कथन के क्या तर्क हो सकते हैं। तो पहला है कि यह ठीक है कि लोकतंत्र अपने नागरिक के बीच आर्थिक समानता को कम नहीं कर सकता, लेकिन लोकतंत्र में यद्यपि सभी नागरिकों को समान अधिकार तथा विकास के समान अवसर उपलब्ध होते हैं, परंतु व्यवहार में वहाँ पर अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित लोगों में भारी अंतर पाया जाता है। भारत में एक और टाटा, बिरला, अंबानी, बंधु तथा LN मित्तल जैसे पूंजीपति है और दूसरी ओर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होती। पर इसी प्रकार अमेरिका की बात करें तो जैसे देश में ऊपर के 20% लोग राष्ट्रीय आय का 50% भाग है, जबकि नीचे 20% लोग के पास राष्ट्रीय आय का केवल 4% भाग है। तो लगभग यही स्थिति दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील, रूस, ब्रिटेन, डेनमार्क, हंगरी आदि देशों में पाई जाती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र आर्थिक असमानताओं को दूर करने में असफल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 13 नंबर, इसमें बोला क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि रीज़न क्या है आखिर। कई बार बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने से तैयार नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण जो है नीचे दिया जा रहा है। तो पहला यह कारण है कि क्यों नहीं देना चाहते कि कुछ कर्जदारों बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देने में असमर्थ हो जाते हैं और दूसरी है कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं कर सकते हैं, बस इसी वजह से भी उन्हें कर्ज नहीं दिया जाता है।
और तीसरा है कुछ लोग कर्जे के बदले में भूमि, पशु संपत्ति आदि के रूप में ऋणधार उपलब्ध नहीं करा सकते हैं इसी वजह से। और चौथा है कुछ लोग गारंटी देने वाले दो लोगों को नहीं ला सकते, और जो कर्ज ना देने पर उनका कर्ज चुकाने की गारंटी दे सके ऐसे लोगों को वो नहीं ले जा सकते। इसी वजह से बैंक जो है कर्जदारों को कर्ज नहीं दे सकते क्योंकि उनकी कोई गारंटी नहीं होती। और इसका 14 नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन को आप अपने शब्दों में व्यक्त करें, यानी आप अपने शब्द में इसको व्याख्या करना है, आप अपने शब्द में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ताओं, उत्पादों एवं सार्वजनिक वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं है। इसके कुछ प्रभाव धनात्मक है और कुछ ऋणात्मक भी है। जो धनात्मक है उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव लाभप्रद होता है और कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों पर भी इसका प्रभाव धनात्मक होता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कच्चे माल की आपूर्ति करने से स्थानीय कंपनियां समृद्धि हुई है। और इसका चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी या फिर कह सकते हैं डाटा एंट्री, लेखांकन, प्रशासनिक कार्य और इंजीनियरिंग सेवाएं इसमें लाभान्वित हुई है। और जो ऋणात्मक प्रभाव है उनमें से कुछ है, जैसे छोटे विनिर्माताओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो अमीरों पर होता है वो छोटा वाला पर इसका जस्ट उल्टा होता है। कई छोटी इकाइयां बंद हो गई हैं जिससे वहाँ काम करने वाले बहुत से श्रमिक बेरोजगार भी हो गए। यानी अगर बड़ा बड़ा फैक्ट्री होगा तो छोटे फैक्ट्री डैमेज हो जाती है, जिससे वहाँ पे जो छोटे फैक्ट्री में काम करने वाले बेरोजगार होते हैं, यानी कि श्रमिक जो काम मजदूर होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं पूरी तरह से। छोटे एवं कुटीर उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से इफेक्ट हुआ है, यानी कि प्रभावित हुआ है। अब यहाँ पर इससे आगे बोला 15 से 19 तक में हमें बोला यहाँ पर किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं और 50-50 सॉरी यहाँ पर 5-5 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों की वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी। तो यहाँ पर आंसर हो सकता है हमारा स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे जीवाणु थे जो स्पेनी सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। यहाँ पर वही चेचक यानी बीमारी के बारे में बात हो रही है। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी, यानी उसको रोकने की कोई प्रतिरोधी क्षमता ही था ही नहीं। फलस्वरूप ये हुआ, यानी कि परिणाम ये हुआ कि नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण यानी कि एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे वहां के लोगों भी इसकी चपेट में आने लगे। ऐसे इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म ही कर डाला। ये चेचक इतना घातक बीमारी थी उस टाइम। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 आवश्यकताओं की आवश्यक शर्तों को लिखिए। नहीं, लोकतंत्र में क्या सफलताएं होती है, इन्हीं 4 को लिखना है। तो लोकतंत्र को शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला सुझाव यह है कि लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने तथा अपनी पसंद की अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर एवं विकल्प मिलना चाहिए। ये अवसर तथा विकल्प सभी लोगों के उपलब्ध में होना जरूरी है या होना चाहिए। इसका दूसरा है कि एक अवसर का गठन ऐसा होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों तथा नागरिक अधिकारों के सम्मान यानी कि नागरिक अधिकारों को मानते हुए कार्य करें। इसका थर्ड पॉइंट है लोकतांत्रिक अधिकार सिर्फ वोट देने, संगठन बनाने तथा चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नागरिक को कुछ सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार भी मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। और चौथा है अल्पसंख्यक समूह के हितों को पर्याप्त महत्व देने की आवश्यकता भी देना चाहिए। और इसका नेक्स्ट है यानी 17 नंबर क्वेश्चन है जोखिम वाली परिस्थिति में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी हो सकती है, स्पष्ट करें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निस्संदेह एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर तो हो जाती है। दूसरी स्थिति में जहाँ अधिक जोखिम होता है वहाँ ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है, यानी खड़ी कर सकती है।
तो यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर दूसरा पार्ट है कि इसका उदाहरण के लिए एक व्यक्ति फसल उत्पादन के लिए ऋण लेता है, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। फिर यदि किसी कारणवश उसकी फसल मारी हो जाती है और वह ऋण को वापस नहीं कर पाता है, मतलब कि अगर वो खेती के लिए ऋण लिया है और किसी वजह से उनकी फसल नहीं हो पाए तो ऋण वापस नहीं ले पाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में वह कर्ज चुकाने के लिए पुनः कर्ज लेता है अथवा अपनी ज़मीन बेचने के लिए बिल्कुल मजबूर हो जाता है, ठीक है। और दूसरी है, इस प्रकार परिस्थिति के खतरे इस बात को तय करते हैं कि ऋण उपयोगी होगा अथवा नहीं होगा। सह नंबर 18 है, इसमें सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम की सूची बनाएं। तो यहाँ पर पहला सूची ये है कि सरकार द्वारा किसानों के कई संस्थागत सुधार क्रियान्वित किए गए हैं। हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसे कार्यक्रम, और जैसे यहाँ पर बोला छोटी जोतों की चकबंदी, या फिर रेडियो और दूरदर्शन द्वारा किसानों की नई तकनीकी सुविधा देने की जानकारी देना, या फसल बीमा, ग्रामीण बैंक योजना तथा लघु स्तरीय समितियों का गठन करना, या फिर इसका 5 पॉइंट है फसलों के न्यूनतम निर्धारित मूल्यों की घोषणा भी करना। अब इस तरह से यहाँ पे अब 19 नंबर पर पहुँचे। 19 नंबर में क्या बोला है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादन केंद्र एवं तेल परिष्करणशालाओं के नाम मिलान करें। यहाँ पे प्रादीप, नेल्लोर, अभ्रक क्षेत्र, हल्दिया, कोयला क्षेत्र, कोची। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट नंबर दिया है 2, 3 और 4, यहाँ पे 5 नंबर क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर 1 नंबर जो है, यहाँ पे आपको 1 नंबर दिख रहा है, ये किस खनिज के लिए है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ ये कोयला के लिए फेमस है, ठीक है, ये कोयला क्षेत्र है, ओके, क्योंकि ये झारखंड के करीब है और सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में कोयला मिलता ही है, ठीक है। और ये 2 नंबर जो है ये हल्दिया के लिए फेमस है, हल्दिया के लिए, ओके। और थर्ड नंबर है प्रायद्वीप, यानी कि प्रायद्वीप इसको बोलते हैं, थर्ड नंबर प्रायद्वीप के लिए फेमस है। और इसका 4th नंबर है नेल्लौर अभ्रक क्षेत्र, ठीक है, नेल्लौर अभ्रक क्षेत्र है। और इसका 5 नंबर को यहाँ 5 नंबर होगा कोची, ठीक है, ये कोची होगा, ये क्षेत्र होगा। तो हमने यहाँ पर पूरा 19 तक क्वेश्चन हमने कर दिया है। अब और इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए।